हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट से हट करके है, बट सब्जेक्ट से मैच भी करता है। और टॉपिक आपके लिखा हुआ है डिफ्लेशन इन चाइना। डिफ्लेशन चाइना में क्यों आ रही है और डिफ्लेशन में क्या होता है? चाइना की इकोनॉमी जो बूस्ट कर रही थी, क्या अब बूस्ट खत्म हो चुका है? और इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इंडियन इकोनॉमी पर इसके पॉजिटिव इफेक्ट तो ज्यादातर लोग डिस्कस करते दिखते हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और क्या वास्तव में चाइना में डिफ्लेशन जैसा कुछ है या केवल एक र्यूमर है ये, इस पर हम फैक्ट बेस्ड बात करेंगे। चाइना के इस डिफ्लेशन का इंडियन इकोनॉमी और कॉमन मैन पर जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है और जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, ये क्या पड़ने वाला है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं चाइना में डिफ्लेशन जैसा क्या हो रहा है, क्यों इसे डिफ्लेशन कहा जा रहा है। और इससे पहले कि हम चाइना के डिफ्लेशन को स्टडी करें, डिफ्लेशन क्या है थोड़ा सा ये आपको बता दें। डिफ्लेशन को हिंदी में हम बोलते हैं अपस्फीति, ठीक है। तो डिफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, डिफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपस्फीति। अपस्फीति डिफ्लेशन। इसमें एक्चुअली जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, डिमांड डिक्लाइन होने लग जाती है। इसकी वजह से जो प्राइस हैं वो क्या होते हैं? कम होने लग जाते हैं। और जब प्राइस कम होते हैं तो जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट भी कम होने लग जाते हैं। और जब इन सब चीजों में कमी आती है तो फिर इसका सीधा असर किसका पर पड़ता है? एम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट में भी क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। अब अगर डिफ्लेशन आएगा, डिमांड कम होगी, प्राइस डाउन होंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होंगे। इन्वेस्टमेंट क्यों कम होगा? क्योंकि अब प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करना है। प्रोडक्शन ज्यादा क्यों नहीं करना है? क्योंकि डिमांड कम हो गई है। तो डिमांड कम होने का मूल जो वजह है, जो इसका कारण है, वो क्या है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर थी, लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? इसमें कम हो जाती है। परचेजिंग पावर कम होने की वजह से डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम किया जाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होते। और फिर इसके बाद जो होता है डिफ्लेशन का जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या हो जाता है? एक तरह से इसमें डिप्रेशन आ जाता है या रिसेशन आ जाता है, ठीक है। रिसेशन आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मंदी। यानी कि अगर इस डिफ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो डिफ्लेशन का रिजल्ट जो होता है वो रिसेशन में होता है। तो चाइना में ये एक जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है। चाइना में डिफ्लेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। वहां पर लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, लोगों की जेब में कम पैसा है, लोग डिमांड कम कर पा रहे हैं, इसलिए सामान की जो प्राइस है वो तेजी से डिक्लाइन है, बहुत तेजी से कीमतें डाउन हो रही हैं, जिससे प्रोडक्शन कम कर दिया गया है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो ये जो साइकिल है, जो कनेक्टिविटी है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेशन। ऐसा ही कुछ चाइना में हो रहा है। तो चाइना में ये सब जो हो रहा है इसके बारे में जो एक फैक्ट है, किसने ये बताया कि चाइना में ये सब हो रहा है? क्या ये र्यूमर है या वास्तव में हो रहा है? एग्जैक्टली वहां क्या सिचुएशन है, इस पर बात करते हैं। विश्व के 4 बड़े बैंकों ने चीन में आर्थिक गिरावट की आशंका व्यक्त की है। यानी कि ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के 4 बड़े बैंक बता रहे हैं कि चीन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और ये बैंक कौन से हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन एंड यूबीएस। ये मल्टीनेशनल बैंक्स हैं और ये बता रहे हैं कि चाइना में आर्थिक गिरावट हो रही है, शुरू हो चुकी है। और इसके कुछ और डेटा भी मिले हैं। चीन के विदेश व्यापार में, आप जानते हैं चीन की इकोनॉमी में विदेश व्यापार का कितना बड़ा रोल है। यानी कि चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, गुड्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो एक ऐसा देश जो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट किया करता था, उसके विदेश व्यापार में कमी आई है। कितनी? 5% की गिरावट आई है। 5% विदेश व्यापार इनका गिरा है। और इतना ही नहीं, चीन के लगभग 31 राज्यों का जो कर्ज है, जो इन्होंने कर्ज लिया हुआ है, वो इनके जीडीपी के 44% को भी क्रॉस कर गया है। यानी कि एक तरफ तो इनके विदेश व्यापार में कमी आई है और दूसरी तरफ इनके जो कर्ज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे कि एक तरफ तो चीन सबको कर्ज दे रहा है,
यानी कि चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऋण देने से मना कर दिया तो कैसे चीन ने आगे बढ़कर के उसको पैसे दिए और उसको संभाला, तुर्की की मदद की, श्रीलंका की मदद की, और इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उन देशों पर प्रभाव जमाने के नाम पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्ट किए इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना ने बहुत ज्यादा उसमें फंड इन्वेस्ट किया है। तो इन सब की वजह से भी चाइना में आर्थिक संकट आ रहा है। तो चीन पर ऋणों का बढ़ता हुआ भार और उसके विदेश व्यापार में होने वाली गिरावट यह बताती है कि चीन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अब इसमें देखते हैं कि चीन के जो आर्थिक संकट है इसके पीछे के बेसिक रीजन क्या है। यानी कि एक साथ दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी आज इस आर्थिक संकट में आ कैसे गई। कहाँ तो चाइना महाशक्ति बनना चाह रहा था, चाइना अमेरिका की जगह लेना चाह रहा था, फर्स्ट पोजीशन पर लाना चाह रहा था, लेकिन आज चाइना में ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण जान लेते हैं। पहला कारण बताया जा रहा है कि जो कोविड-19 था, इसमें चाइना की जो बहुत ही कठोर लॉकडाउन की नीति थी, इसने चाइना को कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में पीछे कर दिया। देखिए, उस समय दुनिया के अधिकांश देश इंक्लूडेड इंडिया, हमने भी लॉकडाउन पॉलिसी को अपनाया था, लेकिन लॉकडाउन पॉलिसी में सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि इकोनॉमी पटरी पर बनी रहे, अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो। बहुत सारे सरकारी खर्चे के द्वारा जो एक बड़ी सोसाइटी थी उसकी परचेसिंग पावर बनाए रखी गई। सरकार ने पब्लिक वेलफेयर में ज्यादा खर्च करके उन लोगों को जो कि बीपीएल थे उनको भी मार्केट से कहीं ना कहीं जो एसेंशियल गुड्स थे उससे जोड़े रखा। तो मार्केट स्लो पोजीशन में ही सही लेकिन जिंदा रहा। लेकिन चाइना ने इतनी ज्यादा कठोर नीति अपनाई कि वहां पूरी तरह से लॉकडाउन था, जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी चाइना की, उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी एकदम जीरो पर आ गई। कब? ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब तक चाइना की बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री थी वो एक तरह से ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो चुकी थी। तो दोबारा उनको अपने आप को पटरी पर लाने में बहुत मुश्किलें हुई। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो गए जिन्हें दोबारा कभी रोजगार नहीं मिल पाया। वैश्विक महामारी में आंकड़े छुपाने के कारण विश्व में चीन विरोधी वातावरण बना। आप जानते हैं कि चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड है और एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है कि दुनिया भर में उनका बाजार बना रहे। लेकिन कोरोना की शुरुआत क्योंकि बीजिंग से हुई थी तो उस मैटर को लेकर के ऐसा माना गया कि WHO और चाइना ने मिलकर के शुरुआती आंकड़े छुपाए और उसकी वजह से खासतौर से वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगर चाइना समय पर कोरोना के आंकड़े बता देता तो शायद इस महामारी के असर को कम किया जा सकता था। आपने देखा यूरोप में और अमेरिका में कितनी तबाही हुई। तो दुनिया के तमाम देश और भारत भी चाइना से एक तरह से चिढ़ा हुआ था और हम ज्यादातर दुनिया के देश ये मानते थे कि चाइना की गलती की वजह से, चाइना के छुपाने की वजह से और उस समय जो WHO के जो चेयरमैन थे उनके साथ चाइना की जो साठगांठ थी उसकी वजह से दुनिया को पर्दे में रखा गया और कोविड से इतने ज्यादा नुकसान हुआ, इतनी जानें गई। तो कहीं ना कहीं चीन विरोधी वातावरण उत्पन्न हुआ और चीन के लिए भारत भी एक बड़ा बाजार है। पिछले पूरे वर्ष में जितने भी हमारे फेस्टिवल थे उनमें जो भी चाइनीज वस्तुएं आती थी उनका बहिष्कार किया गया। बहुत सारे चाइनीज एप्स का बहिष्कार किया गया। तो एक तरह से चीन विरोधी वातावरण भारत में भी बना और दुनिया में भी बना। इससे चीन की जो सप्लाई चेन थी, जो गुड सप्लाई चेन थी, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुई। यानी कि डोमेस्टिक लेवल पर तमाम देशों ने चीनी वस्तुओं के ऑप्शन तलाशे। इससे चीन के एक्सपोर्ट में कमी आई और उसकी वजह से जो चीन की डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उस पर बैड इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, तो आंकड़े छुपाने के कारण विश्व में चीन विरोधी वातावरण उत्पन्न हुआ और इसका चीन को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, इन सभी देशों को आर्थिक संकट से निकलने के लिए चीन ने बड़ी मात्रा में कर्ज दिया। और ये क्या है चीन की? ये चीन की चेकबुक पॉलिसी है। चीन की चेकबुक पॉलिसी क्या है इसको समझिए। चेकबुक तो आप सभी जानते हैं। चेकबुक से हम क्या करते हैं, किसी के भी नाम पैसे ट्रांसफर करने के लिए चेक काट देते हैं। तो चीन की भी जो फॉरेन पॉलिसी है उसे चेकबुक पॉलिसी का नाम दिया जाता है। चीन जितने भी ऐसे देश जो कि स्ट्रेटेजिकली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जो हिंद महासागर है उसमें और भारत के पड़ोसी यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वो श्रीलंका हुआ, चाहे वो पाकिस्तान हुआ, चाहे वो बांग्लादेश हुआ, चाहे वो नेपाल, भूटान, ये सभी देश ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं। तो ऐसे में चाइना इन देशों में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर, ताकि इनमें चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े और भारत विरोधी किसी भी एक्टिविटीज में चाइना को इन पड़ोसी देशों का बेनिफिट उठा सके, इनका जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है वो चाइना को मिल सके। इसलिए चाइना बड़ी मात्रा में इन देशों में इन्वेस्ट करता है, इनको ऋण देता है। जैसे
चाइना ने श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह में बड़ा इन्वेस्ट किया, जिबूती बंदरगाह बनाया, ऐसे ही बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के कार्य किए नेपाल और भूटान में, मालदीव में किए। तो चाइना ने चेकबुक पॉलिसी के नाम पर इन देशों को इतना कर्जा दे रखा है कि ये देश चाइना के कर्ज जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन इनसे चाइना पर भी कर्ज का भार बढ़ा और चाइना में आर्थिक संकट आया, लेकिन फिर भी चाइना ने ऋण देना चालू रखा, क्योंकि ऋण देकर के चाइना इन देशों को अपने फेवर में करना चाहता है और इन पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहा है, जो कि भारत को कंपटीशन देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के स्थान पर स्वयं को महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से चाइना कर रहा है। और हाल ही में चाइना ने $240 बिलियन का कर्ज दिया है। चाइना ने 240, आपको पता ही है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कर्ज देने से मना कर दिया, क्योंकि FATF की जो लिस्ट है उसमें वो क्या है, ग्रे लिस्ट में है, तो IMF ने उसको कर्ज देने से मना कर दिया। और ऐसे में जबकि पाकिस्तान बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, चाइना ने उसकी आर्थिक मदद दे करके और उसको संभाला। लेकिन उसके पीछे मोटिव ये नहीं था कि पाकिस्तान को वो सही रास्ते पर लाना चाहता था, मोटिव ये था कि वह पाकिस्तान को कर्ज दे करके पाकिस्तान को अपने आर्थिक प्रभाव में लाना चाहता था। एक तरह से पाकिस्तान को चाइनिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। अगर पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के ऋण जाल में फंस गया, ऋण वापस नहीं बन पाया, तो ये पाकिस्तान क्या बन जाएगा, चाइनिस्तान बन जाएगा, चाइना के नियंत्रण में चला जाएगा निश्चित तौर पर। ऐसे में भारत को सामरिक रूप से घेरने की सामर्थ्य आ जाएगी चाइना के पास। तो चाइना अपना प्रभाव जताने के लिए बहुत सारे ऋण दे रहा है, इससे पश्चिमी देशों में उसकी क्रेडिट बढ़ रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि चाइना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से कंपटीशन कर रहा है ऋण देने के लिए। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में जब डिफिसिट होता है तो उसके लिए कर्ज देने के लिए IMF बनाया गया है, लेकिन IMF में चाइना ऐसा मानता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका इन्फ्लुएंस रहता है, और वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए चाइना ने एक ऑप्शनल तैयार कर दिया कि अगर IMF कर्ज नहीं दे रहा है तो चाइना कर्ज देकर के उन तमाम देशों को अपने फेवर में लाने का प्रयास करेगा जो कि IMF पर डिपेंड थे। और जाहिर सी बात है कि इससे इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो अमेरिका है उसका इन्फ्लुएंस घटेगा और चाइना अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है इसके द्वारा। चीनी राष्ट्रीय ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार चीन में 21% युवा क्या है, बेरोजगार है। ये बहुत बड़ी बात है कि चीन के जो युवा हैं जो कि जॉब के लिए तैयार हैं, उनमें से 21% लोगों के पास जॉब नहीं है, क्योंकि जब डिफ्लेशन आता है तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। ये सारी चीजें चाइना में शुरू हो चुकी हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाइना में डिफ्लेशन हो रहा है। अब ये जो चाइना में डिफ्लेशन हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमें भारत पर इम्पैक्ट इसका देखना है। एक्चुअली भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पहले ही जान लें कि भारत पर इसके जो इम्पैक्ट है उसे दो प्रकार से हम देखेंगे। एक होंगे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और सेकंड होंगे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे, यानी कि जो अल्पकालीन तुरंत जो प्रभाव पड़ेगा वो नेगेटिव होंगे। वो नेगेटिव कैसे होंगे कि वो सेक्टर जो कि जिनके लिए हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, ठीक है, तो उन पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जो देश चाइना पर जितना ज्यादा डिपेंड होगा उसको चाइना के डिफ्लेशन से उतना ज्यादा लॉस होने वाला है। तो भारत जिन जिन चीजों का चाइना से इंपोर्ट करता था, ऑब्वियसली चाइना का जो फॉरेन ट्रेड है वो उससे नेगेटिव हो जाएगा, चाइना के फॉरेन ट्रेड पर बैड इंपैक्ट पड़ेगा, तो इंडिया पर भी बैड इंपैक्ट पड़ेगा। और उनमें कुछ सेक्टर है सेलेक्ट किए गए, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, गाड़ियां बनाई जाती हैं, और जो गाड़ियां बनाई जाती हैं इनमें बहुत सारे पार्ट्स यूज किए जाते हैं, और इनमें से ज्यादातर पार्ट्स इंडिया क्या करता है, चाइना से इंपोर्ट करता है। जब चाइना में डिफ्लेशन या रिसेशन आएगा तो चाइना का जो ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री है वो भी उससे अफेक्ट होगा। तो इंडिया के लिए चाइना से ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड जो ऑटो पार्ट्स हैं उनको इंपोर्ट करना टफ हो जाएगा। ऐसे में हमारी गाड़ी की जो कॉस्ट है, यानी कि जो गाड़ी बनाई जाती है उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑटो पार्ट्स हमें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में गाड़ियां महंगी हो जाएंगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसके मुनाफे में कमी आएगी। तो हमारे सेक्टर की, हमारे देश की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं घाटे में जाएगी, और इससे जुड़े हुए जो एम्प्लॉइज हैं उन पर भी इनका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री में इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम चाइना से स्टील भी खरीदते हैं, जो रॉ मटेरियल है स्टील से रिलेटेड वो भी क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं।
तो इस पर भी यही, यानी कि हमारी स्टील इंडस्ट्री पर बैड इंपैक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं वो बहुत इससे इंपैक्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमारे देश में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ये जिन जिन सेक्टर से रिलेटेड चीजें हम चाइना से इंपोर्ट आयात करते हैं उन सब पर चाइना के डिफ्लेशन का बैड इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे हमारी जो इंडस्ट्री है इंडिया की वो इससे अफेक्ट होंगी और कहीं ना कहीं इनमें गिरावट आएगी और इनसे जुड़े हुए जो एम्प्लॉइज हैं उनके एम्प्लॉयमेंट पर भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। और क्या होगा, फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयों से जुड़ा हुआ व्यापार जो है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम चाइना से आयात करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी इससे प्रभावित होगा। तो कुल मिलाकर के हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनसे रिलेटेड चीजें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उन सभी पर चाइना के इस डिफ्लेशन का क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है हमें समय रहते। अब देखिए ये एक बहुत इमीडिएट अफेक्ट होगा, यानी कि तुरंत इनका असर पड़ेगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद, साल 2 साल में इनके ऑप्शनल हो जाएंगे, इनके डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू हो जाएंगे। जो कंपनियां चाइना में ये सामान बनाती थी और भारत को वहां से एक्सपोर्ट करती थी, वे कंपनियां भारत में ही आकर के इन्वेस्ट करेंगी और अपनी कंपनी चाइना से शिफ्ट करके कहां ले आएंगी, भारत में ले आएंगी और भारत में ही सामान बनाएंगी। लेकिन ऐसा करने में थोड़ा समय लगेगा ना, तो जब तक ये नहीं हो पाता, जब तक ये चेंज नहीं हो जाता, तब तक के लिए भारत को नेगेटिव पोजीशन या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इन चीजों का। लेकिन लॉन्ग टर्म इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। वो क्या होगा, जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो भारत को एक बेहतर निवेश स्थल के रूप में देखेंगी। वे सारी कंपनियां जो कि चाइना में प्रोडक्शन बना रही हैं, प्रोडक्ट कर रही हैं, क्योंकि अब तक चाइना में उन्हें एक बेहतर अवसर मिलता था, लेकिन चाइना में जब आर्थिक गिरावट आएगी, डिफ्लेशन होगा, तो चाइना में उनके बेनिफिट कम हो जाएंगे। अब वो अपने प्रोडक्शन को, अपनी यूनिट को इंडिया में शिफ्ट करने के बारे में सोचेंगी, जिससे कि भारत में इन्वेस्टमेंट होगा, भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगी और जो सामान हम चाइना से इंपोर्ट करते थे वो हमारे देश में ही बनेंगे। यानी कि मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है उसको बूस्ट मिल सकता है चाइना के डिफ्लेशन से। ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में होगा, इसलिए लॉन्ग टाइम में पड़ने वाले जो इफेक्ट है हमारे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इसमें इंडिया चाइना की जगह ले सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज दुनिया का कोई भी देश हो, भले ही वो चाइना को नापसंद करता हो, लेकिन चाइनीज सामान खरीदना उसकी मजबूरी हो गई हो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह इंडिया हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह दूसरा देश हो। यानी कि दुनिया के अधिकांश देश आज चीन के सप्लाई चेन पर डिपेंड हो गए हैं। चाइना में सामान, चाहे तो चाइना से रॉ मटेरियल आएगा, चाहे चाइना से बना हुआ सामान आएगा, पूरी दुनिया चाइना पर डिपेंड हो गई है, क्योंकि सप्लाई चेन पर कमांड है चाइना की। लेकिन जब चाइना में इस तरह का डिफ्लेशन आएगा और इंडिया चाइना की जगह धीरे धीरे एक प्रोडक्शन हाउस की तरह लेने लगेगा। आज चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, अभी कुछ समय पहले तक चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन दुनिया की फैक्ट्री चाइना में जब आर्थिक संकट आएगा तो ये फैक्ट्री कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, इंडिया में। तो जाहिर सी बात है, जहां फैक्ट्री होगी ग्लोबल सप्लाई चेन में उसी देश का इंप्रेशन रहेगा और कमांड रहेगी। तो भारत जब ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना की जगह ले लेगा निश्चित तौर पर, फिर उसके बाद भारत को जो, इंडिया को जो बेनिफिट मिलेंगे वो एक लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट होंगे और ये पॉजिटिव होंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि चाइना के डिफ्लेशन से इंडिया को शॉर्ट टर्म में, यानी कि जो तात्कालिक समय है उसमें कुछ समय के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में इंडिया को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इससे इंडिया की जो ग्रोथ है वह तेजी से बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर इंडिया को उस चीज के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि चाइना में आर्थिक संकट के बाद की जो परिस्थितियां होंगी, क्या इंडिया उसके लिए तैयार है, क्या उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए इंडिया तैयार है, और जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे क्या उनका सॉल्यूशन और ऑप्शन इंडिया ने तैयार कर लिए हैं। इन पर हमें विचार करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी इसमें क्या राय है, इंडिया ऐसा क्या करे कि चाइना के इस डिफ्लेशन का फायदा इंडिया को मिल सके। थैंक यू।